क्या आपने नोटिस किया है कि हाल के सालों में दुनिया भर में राजनीति का एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक नज़र डालें या फिर भारत से लेकर अर्जेंटीना तक, आपको पूरे विश्व में दक्षिणपंथी विचारधारा या राइट विंग्स पॉलिटिक्स तेजी से पनपती हुई नजर आ रही है। लेकिन आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? क्या यह सिर्फ एक ट्रेंड है या फिर आने वाले समय की राजनीति का भविष्य? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे और क्यों राइट विंग पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में मजबूत होते जा रही है और इसके पीछे कौन से बड़े कारण हैं और इसका समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। इस वीडियो को हम दो सेगमेंट में पूरा करेंगे। पहले सेगमेंट में हम राइट विंग पॉलिटिक्स क्या होती है, इसके पनपने के पीछे क्या कारण है, उसको जानेंगे, उसका हिस्टोरिकल महत्व को देखेंगे। फिर सेकेंड पार्ट में हम केस स्टडी का अध्ययन करेंगे। केस स्टडी में हम वर्ल्ड के अलग अलग देश जैसे कि अमेरिका, यूरोप में जर्मनी, इटली, हंगरी, एशिया में इंडोनेशिया, इंडिया, फिलीपींस, लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राज़ील जैसे देशों की केस स्टडी का अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार राइट विंग्स पॉलिटिक्स होती क्या है और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर से आप बहुत सारी चीज़ें अपने नॉलेज में ऐड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम समझते हैं राइट विंग आइडियोलॉजी होती क्या है। राइट विंग और लेफ्ट विंग ये दोनों शब्द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के बाद प्रचलित हुए थे। और अगर हम बात करें लेफ्ट विंग की, तो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कि समाजवाद की बात करेगी, सामाजिक न्याय की बात करेगी, समानता की बात करेगी, सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी नियंत्रण की बात करेगी, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने की बात करेगी। इसके अलावा अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगा दो और गरीब और ज़रूरतमंदों की को ज़रूरतों को पूरा कर दो। ये सब जुड़ा होता है लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के साथ। वहीं अगर हम राइट विंग आइडियोलॉजी की बात करें, तो राइट विंग आइडियोलॉजी प्राचीन मूल्यों, संस्कृति की बात करेगी, राष्ट्रवाद, इसमें आर्थिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आ जाएंगे, सीमित सरकार, मिनिमम गवर्नमेंट की बात करेंगे। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट केवल उन्हीं क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करेगी जो कि लोगों की बेसिक नीड्स से जुड़े हुए हैं। बाकी सारे मामले बाजार के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनका मानना रहता है कि बाजार के द्वारा अर्थात निजी क्षेत्र के द्वारा ही अर्थव्यवस्था में रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सकते हैं और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है और लोगों की लाइफ स्टाइल में चेंज लाने का यही एक तरीका होता है। ठीक है। इसके अलावा राइट विंग आइडियोलॉजी बात करती है आत्मनिर्भरता की, कि हर देश को अपने संसाधनों को इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके, यानी कि हर तरीके के चीज़ों का प्रोडक्शन हम अपने देश में ही करें, हमको आयात के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े, यानी कि हम हमारी ज़रूरतों को अपने आपस में ही पूरा कर लें। ठीक है। ये आत्मनिर्भरता की बात होती है। फिर उसके बाद में राइट विंग आइडियोलॉजी बात करती है कानून और व्यवस्था की। ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, कड़ी कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जैसे कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को राइट विंग आइडियोलॉजी अपनाती है। ठीक है। ये तो मोटे मोटे फीचर हमने देखे थे लेफ्ट विंग और राइट विंग आइडियोलॉजी के। एक चीज़ और आप गौर करना कि आज की तारीख में आपको बिल्कुल प्योरली राइट विंग आइडियोलॉजी वाली सरकार देखने को नहीं मिलेगी और कहीं भी आपको प्योरली लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाली सरकार नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो आपने ये राइट विंग आइडियोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बीजेपी हो गई, शिवसेना हो गई, वो राइट विंग आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई पार्टी है। लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एनालिसिस करें, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अगर हम राइट विंग आइडियोलॉजी का मानते हैं, लेकिन उनकी कुछ योजना है, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये सब किस तरह की योजना है? ये जन कल्याणकारी योजना है और ये जन कल्याणकारी योजना है किससे संबंधित है? लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी से। ठीक है। वहीं अगर हम चाइना में जाएं, तो चाइना में आप सरकार मानते हो किसकी? लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की, लेकिन वहाँ पर आप देखोगे
कि बहुत सारे क्षेत्र उन्होंने बाजार के सुपुर्द कर रखे हैं और वो बिल्कुल राइट विंग आइडियोलॉजी के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लास्ट में हम इस कंक्लूजन पे आएंगे जब सारी केस स्टडी देख लेंगे कि राइट विंग और लेफ्ट विंग पूरी तरह से 100% नहीं हो सकता। कुछ न कुछ राइट विंग में लेफ्ट विंग के लक्षण आपको दिखेंगे और लेफ्ट विंग में राइट विंग के आपको लक्षण दिखेंगे। ठीक है, तो ये आप बेसिक कंसेप्ट था कि राइट विंग आइडियोलॉजी होती क्या है। ठीक है, अब आते हैं कि जो राइट विंग पॉलिटिक्स है इसकी वृद्धि के पीछे कारण क्या था, ये क्यों पनपी और लोगों का इसकी तरफ रुझान क्यों आया। आप देखोगे विश्व में अलग अलग देश में राइट विंग पॉलिटिक्स पनप रही है, तो उसके पीछे क्या कारण था, तो उसको पहले सबसे पहला कारण है आर्थिक असुरक्षा और असमानता। देखिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊंगा। 2008 में आपको मालूम होगा सब प्राइम क्राइसिस आया था। यूएस में बैंकों ने बिना सोचे समझे लोगों को होम लोन बांट दिए थे, यानी कि उनके कर्ज चुकाने की क्षमता है या नहीं है उसके आधार पर उन्होंने ये बिना देखे ही लोन बांट दिए थे। और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस समय जो वहाँ की सेंट्रल बैंक के रेट काफ़ी कम थे और बैंक ने सोचा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे तो उससे हमारी इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने वाला अगर रेट बढ़ेंगे तो फिर ये लोन चुकाने के लिए सक्षम होगा या नहीं होगा। और फिर आपने देखा था कि वहाँ पर बड़े बड़े बैंक ढह गए थे और उसके कारण पूरी दुनिया में एक के बाद एक दुनिया के बैंक जो है वो नीचे आते गए और आर्थिक मंदी पूरे दुनिया में छा गई थी 2008 में, है ना। और 2008 में देखा होगा आपने पूरे दुनिया भर के जो स्टॉक एक्सचेंज थे वो नीचे गिर गए थे, भारत का भी गिर गया था उसमें। ठीक है, और बात करें तो 2008 के बाद में गोल्ड के रेट भी बढ़ने लगे थे। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक था। लेकिन एक चीज़ थी कि 2008 में जब आर्थिक मंदी छा गई तो उसके कारण कई सारे लोगों की नौकरियां भी गई, कई लोगों की जो आर्थिक क्षमता थी उसमें कमी आई। ठीक है, तो एक आर्थिक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी 2008 के बाद में। और 2008 के बाद में फिर एक 2019 से लेके 2019, 20, 21 का साल, है ना, ये था कोविड का टाइम। कोविड के टाइम में भी आपको मालूम होगा पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन लगा था और उसके कारण लोगों की जो आर्थिक क्षमता थी और ज़्यादा कम हो गई। तो ये इतने साल से एक के बाद एक जो अलग अलग इफ़ेक्ट चल रहे थे उससे लोगों की आर्थिक क्षमता कम होती जा रही थी। ठीक है, लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, उनकी बेसिक नीड को पूरा करने की भी क्षमता उनमें उनमें कमी आ गई थी। ठीक है, तो एक तो ये आर्थिक सुरक्षा की भावना लोगों में पनप रही थी। उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि पूरी दुनिया एक गांव में बदल गई। आज इंडिया वाले अमेरिका चले गए, हम इंडिया में इंडिया में अलग अलग देश के लोग आने लग गए। ठीक है, अलग अलग देशों की कंपनियां बन गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि अलग अलग देशों में जब दुनिया भर के दूसरे देशों के कंपनियां आई और उन्होंने दूसरे देशों के लोगों को रोजगार दिया, तो उसके कारण भी क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के कारण लोगों की नौकरियां में कमी आई। जो लोकल लोग थे उनको कहीं ना कहीं वो बाहर के लोगों से पिछड़ने लग गए। ठीक है, तो एक ये वाला प्रॉब्लम सामने आई थी। दूसरा, सांस्कृतिक परिवर्तन और पहचान की राजनीति। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने परवान चढ़ते गई, इंटरनेट का डेटा सस्ता होता गया, सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ें आ गई, उसके बाद से लोग अपने प्राचीन मूल्यों और संस्कृति से रूबरू हुए, लोगों को अपनी प्राचीन संस्कृति के बारे में पता लगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ भी जुड़ गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक के साथ बैकग्राउंड में चलती जा रही है। नौकरियां जा रही है, आर्थिक असुरक्षा पनप रही है, क्यों पनप रही है वो मैंने बता दिया आपको। सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है, लोग अपने पहचान पुरानी पहचान की तरफ मुड़ रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो राजनीतिक सिस्टम है ना, भ्रष्टाचार, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। आपको भी मालूम होगा कि यूपीए 2 की जो गवर्नमेंट थी तो उस समय 2011 में अन्ना हजारे का एक आंदोलन हुआ था लोकपाल, जन लोकपाल को लेकर। ऐसे ही अलग अलग देशों में वहाँ की जो सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार, क्योंकि एक तो भैया हमारे पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, नौकरियाँ नहीं है
और ऊपर से आपको हमारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, तो आप ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हो, बल्कि क्या है, भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी असंतोष अलग अलग जगह पे बढ़ रहा था। इसके अलावा सोशल मीडिया और सूचना का प्रभाव, क्योंकि आप देखोगे 2008 के बाद में ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग जगह पर पनप गए। ठीक है, फिर इसके बाद में अलग अलग जगह पर जो ग्लोबल राजनीतिक घटनाक्रम हुए, उस पर भी, उसके कारण भी इन दक्षिणपंथी राजनीति की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा। और फिर इसके बाद में प्रवास और सांस्कृतिक परिवर्तन से उत्पन्न है। देखो, आप देखेंगे राइट विंग आइडियोलॉजी हमेशा इमिग्रेशन के खिलाफ बात करती है, अवैध अप्रवासियों के बारे में बात करती है। जैसे आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखोगे, उन्होंने मेक्सिको से आने वाले जो अवैध अप्रवासी थे, उनको वापस अपने देश में भेज दिया। इंडिया के जो लोग वहाँ पर डंकी रूट से जा रहे थे, उनको वापस प्लेन में भर के भेज दिया। भारत में भी बात करें तो भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुस्लिम, है ना, उनकी सबकी बात होती है। उनकी बात इसलिए होती है क्योंकि ये अवैध रूप से देश में एंटर होते हैं, फिर देश में घुल मिल जाते हैं, और फिर देश की नौकरियां जो देश के लोगों के लिए होती है, उस पर ये कहीं ना कहीं अपना कब्जा जमाने लग जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी लोग त्रस्त हो रहे थे। ठीक है, तो अगर हम मोटे मोटे ये सब कारण देखें तो आर्थिक असुरक्षा, ग्लोबलाइजेशन, सांस्कृतिक परिवर्तन, राजनीतिक सिस्टम से निराशा, भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ तंत्र, है ना, जिसके कारण इन्फॉर्मेशन आसानी से एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक पहुंचने लग गई। फिर उसके बाद में ये प्रवास और उसके कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन आ रहा था, उससे उत्पन्न जो भय है ना, इन कारण से क्या हुआ, लोग राइट विंग्स पॉलिटिक्स की तरफ आकर्षित हुए। ठीक है, तो राइट विंग्स पॉलिटिक्स की तरफ आकर्षित क्यों हुए, क्योंकि जो राइट विंग्स पॉलिटिक्स वाली जितनी भी पार्टियां थी, उन्होंने यही सब वादे अपनी जनता से किए कि भैया, हम अगर सत्ता में आते हैं तो आपको जो अभी तक आर्थिक समस्याएं हो रही है, आपको नौकरी को लेकर जो समस्याएं हो रही है, हमारे आने के बाद ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। आपकी जो सांस्कृतिक पहचान की समस्या है ना, जो दूसरे देशों के घुसपैठिए आपके आ रहे हैं, उन घुसपैठियों को हम दूर कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ई माइग्रेशन से रिलेटेड जो नौकरियों पर संकट एक लोकल लोगों को लग रहा है, उस संकट को भी दूर करने का वादा ये लोग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। आतंकवाद या इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वादा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वादा कर रहे थे कौन, राइट विंग आइडियोलॉजी, और इसी कारण से लोग राइट विंग आइडियोलॉजी की तरफ मुड़ गए। ठीक है, अब राइट विंग आइडियोलॉजी की विशेषता मैंने आपको पहले ही बता दी कि राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय पहचान की बात कर रहे हैं, या आर्थिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। और इन सब कारण से प्रवास विरोध, पारंपरिक मूल्य, कानून व्यवस्था, लोक लुभावनवाद, इन सब से ही जो वादे हो रहे हैं, वो सब वादे किन डिमांड से मैच कर रहे हैं, इन डिमांड से। ठीक है, इसीलिए लोग ने क्या करा कि भैया, वर्तमान व्यवस्था तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो अब हमारी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा, राइट विंग आइडियोलॉजी। ठीक है, हालांकि लोग ये नहीं जानते कि लेफ्ट विंग राइट विंग क्या होता है, लेकिन मैंने बताया कि मेन कंसेप्ट ये था, इनको पूरा करने का जो भी वादा करता, लोग उसकी तरफ चले जाते, क्योंकि लोग इन समस्याओं से त्रस्त थे। ठीक है, अब विश्व में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका उभार हो रहा है, और विश्व में ये केवल एक दो देशों की बात नहीं है, पूरे देश के, क्योंकि मैंने बताया था आपको 2008 में सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका में आया था, लेकिन उसके कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। ठीक है, तो राइट विंग आइडियोलॉजी भी केवल एक देश से संबंधित चीज नहीं है, ये पूरे विश्व में एक के बाद एक लोगों को प्रभावित करते जा रही है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले हम देखें वर्ल्ड में, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं यूरोप की। यूरोप में इटली, इटली में जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, ये राइट विंग पॉलिटिक्स से संबंधित है। और एक और चीज़, इटली की ये पहली महिला प्रधानमंत्री है, और इटली की ये पहली राइट विंग सरकार है। ठीक है, अब राइट विंग पॉलिटिक्स से
संबंधित है। तो जॉर्जिया मेलोनी किसके बारे में बात करेगी? जॉर्जिया मेलोनी ई माइग्रेशन के बारे में बात करेगी, ठीक है, कानून व्यवस्था के बारे में बात करेगी, आत्मनिर्भरता की बात करेगी, प्राचीन मूल्यों, सामाजिक परंपराओं की बात करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई है। और जॉर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली जो पार्टी है उसने बड़े 2022 में बड़ी जीत हासिल करी थी और ये एक तरह से इटली में राइट विंग्स पॉलिटिक्स का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इटली में आपने देखा जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में सरकार बनी। फिर आते हैं हम हंगरी में। तो हंगरी में विक्टर ऑर्बन ये भी राइट विंग पॉलिटिक्स से संबंधित है। इनके भी कैरेक्टर वही है, इस्लाम के खिलाफ कट्टरवादिता, इसके अलावा प्राचीन मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों की बात करना। अच्छा, एक और चीज़, ये सांस्कृतिक मूल्य जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में राइट विंग आइडियोलॉजी सांस्कृतिक मूल्यों की बात यानी कि हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ा जाता है उससे। यहाँ पर कैथोलिक परंपरा है, जो चर्च से रिलेटेड जो पुरानी परंपरा है उनकी बात होती है, ठीक है। तो अलग अलग देश की राइट विंग आइडियोलॉजी अलग अलग आइडियोलॉजी से संबंधित होती है। भारत की राइट विंग आइडियोलॉजी अलग बात करती है, यूरोप की थोड़ी सी अलग करती है, अमेरिका की थोड़ी अलग करती है, लेकिन बेसिक जो मेन कंसेप्ट है वो सबके सिमिलर है, ठीक है। तो हंगरी में विक्टर ऑर्बन के नेतृत्व में जो सरकार बनी वो राइट विंग पॉलिटिक्स से संबंधित है। फिर अभी हाल में जर्मनी में इलेक्शन हुए थे। जर्मनी के जो चांसलर थे सुल साहब, वो उनकी सरकार गिर गई थी, उसके बाद में इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद में वहाँ पर जो चांसलर अभी बने हैं वो है फ्रेडरिक मर्ज। ये बड़ी न्यूज़ नहीं है वहाँ की। फ्रेडरिक मर्ज को सरकार यानी कि चांसलर बनने के लिए दूसरे दलों का सपोर्ट भी था, चाहिए था, है ना, और उसके द्वारा ये वहाँ के जर्मनी के चांसलर बने। लेकिन जर्मनी के इलेक्शन में सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो थी कि वहाँ पर राइट विंग पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD पार्टी ने आशा के विपरीत जाकर बहुत बड़ी सफलता हासिल करी और अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी जो पार्टी राइट विंग पार्टी है जर्मनी की, उसने इस चुनाव में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर सीट हासिल करी है, ये पूरी दुनिया को उसने चौंका दिया है। इसलिए चौंकाया है क्योंकि हिटलर के बाद से, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से जर्मनी में राइट विंग पॉलिटिक्स की अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई थी। राष्ट्रवाद की बात नहीं हो रही थी वहाँ पर, कट्टर राष्ट्रवाद की बात नहीं हो रही थी वहाँ पर, प्राचीन मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों, प्राचीन गोरों की कोई बात नहीं करते थे। वहाँ पर जितनी भी सरकारें बन रही थी, जो भी चांसलर बन रहे थे, वो एक तरह से उदारवादी चेहरे थे, ठीक है। लेकिन जर्मनी के इस इलेक्शन में क्या हुआ कि पहली बार एक कट्टरपंथी यानी कि दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी का उभार जिस तरह से हुआ है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं अमेरिका। अमेरिका में आप जानते हो रिपब्लिक पार्टी से संबंधित है डोनाल्ड ट्रंप साहब। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जब पहले कार्यकाल में सरकार में आए थे तब भी ये अपनी राइट विंग आइडियोलॉजी के द्वारा ही आए थे, ठीक है। लेकिन अभी जो इनका चुनाव में ये वापस जीत कर आए हैं तो उसमें तो उन्होंने खुल कर कट्टर राष्ट्रवाद के मुद्दों को उठाया। ई माइग्रेशन के खिलाफ इन्होंने बड़ी मुखरता से बोला कि भैया मेक्सिको पर हम मेक्सिको के यहाँ दीवार बना देंगे, कनाडा को हम अपना 51वां राज्य बना देंगे, डेनमार्क से हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे। फिर इसके बाद में बात करें तो फिलिस्तीन इज़राइल के मामले में भी इन्होंने हस्तक्षेप की बात करी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का मेन नारा क्या था? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। राइट विंग आइडियोलॉजी जो हमने शुरू में समझी उसके सारे फीचर इस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि राष्ट्रवाद, कानून सुरक्षा, प्राचीन मूल्य, सांस्कृतिक मूल्यों की बात हो रही है, पुराने अमेरिका के गौरव को वापस लौटाने की बात हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने आपको जो कारण बताए थे वो सारे कारण अमेरिका के लोग भी महसूस कर रहे थे, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब देखिए अब राइट विंग आइडियोलॉजी से संबंधित है, लेकिन एक चीज़ आप जरूर समझना कि पूरे विश्व में सभी जगह अगर राइट विंग आइडियोलॉजी आ जाएगी तो फिर क्या होगा? क्योंकि भैया इनका राष्ट्रवाद हमारे राष्ट्रवाद को भी तो कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएगा, या हमारा राष्ट्रवाद उनके दूसरों के राष्ट्रवाद को भी क्षति पहुंचाएगा।
और अगर सभी लोग राष्ट्रवाद के हिमायती हो जाएंगे, आत्मनिर्भरता की बात करने लगेंगे और हमारे नेशन फर्स्ट की बात करेंगे कट्टरता से, तो फिर भैया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होगा, है ना। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो अभी जिस तरह से ये टैरिफ वार छिड़ने का जो खतरा बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, है ना, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी जगह जगह पर इन्होंने टैरिफ लगा दिए हैं, कनाडा पे लगा दिया है, चाइना पे लगा दिया है, इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। रेसिप्रोकल का टैरिफ का मतलब ये है, मोटा अभी ये चूँकि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये है कि हम अमेरिका से जो चीज़ें लेते हैं उस पर जितना हम टैक्स लगा रहे हैं उतना ही टैक्स अमेरिका भी लगा देगा। देखिए पहले क्या होता था, अमेरिका से हार्ले डेविडसन, फोर्ड जैसी कारें आती थी तो भारत उस पर टैरिफ ड्यूटी लगा देता था। अब टैरिफ लगाने के कारण वो चीज़ें क्या हमारे यहाँ महंगी हो जाती थी और उसकी डिमांड हमारे मार्केट से बाहर हो जाती थी, यानी कि हमारे मार्केट में उसका ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती थी। अब अमेरिका ने बोला कि भैया अब जो है व्यापार किससे चलेगा, भाईचारे से चलेगा, यानी कि तुम जितना हम पर टैक्स लगा रहे हो उतना ही टैक्स हम तुम्हारे सामान पे भी लगाएंगे। पहले होता था कि अमेरिका के सामान पर तो हम टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन अमेरिका हमारे सामान पे टैक्स नहीं लगा रहा था, है ना। और अगर आप इंटरनेशनल आप ट्रेड को देखें तो भारत की कई सारी चीज़ें अमेरिका में निर्यात होती है, ठीक है। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका। अब अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत का एक मार्केट कम हो जाएगा, भारत की चीज़ें अमेरिका में महंगी हो जाएगी और उसके कारण कहीं ना कहीं भारत को हानि होगी, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रवाद एक हद तक सही भी होता है और कुछ हद तक गलत भी साबित हो जाता है, तो इसलिए क्या मध्य मार्ग ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर हम ट्रम्प की स्टोरी से यही समझ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें आगे बढ़ें तो आते हैं लैटिन अमेरिकी देश में। लैटिन अमेरिकी देश में ब्राज़ील में अभी फिलहाल तो लूला डी सिल्वा वहाँ के प्रेसिडेंट बने, लेकिन उसके पहले वहाँ पर बोलोसोनारो की सरकार थी और ये बोलोसोनारो साहब ये भी राइट विंग आइडियोलॉजी से संबंधित थे। इनके भी कैरेक्टर वही थे, राष्ट्रवाद, प्राचीन मूल्यों की बात करना, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे आते हैं अर्जेंटीना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेवियर मिली। जेवियर मिली आपको मालूम होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी जब सेकेंड टर्म में चुनाव जीते थे तो सबसे पहले किसी एक विदेशी नेता से मिले थे, तो वो विदेशी नेता कौन थे, जेवियर साहब, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट, ठीक है। और एक और चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे ही प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने WHO को जो फंडिंग हो रही थी उस पर कटौती की बात करी, सेम बात अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने करी। इमिग्रेशन, अवैध प्रवासियों के बारे में बात की डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कर रहे हैं, ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट भी बात कर रहे हैं। तो सिमिलर फीचर्स हैं इनके और डोनाल्ड ट्रंप साहब के, ठीक है। तो लैटिन अमेरिकी देश जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए जाने जाते थे, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, एक राइट विंग आइडियोलॉजी पनप रही है, ठीक है। अब इंडिया में बात करें तो बीजेपी पार्टी राइट विंग आइडियोलॉजी से संबंधित है। इन्होंने भी कानून व्यवस्था, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करी और उसी के तहत आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है। लेकिन इनका उभार क्यों हुआ, उभार इसलिए हुआ क्योंकि इनके द्वारा कुछ कमिटमेंट किए गए। कमिटमेंट क्या किए गए कि अभी तक जो आपकी समस्याएं आ रही है, आर्थिक समस्याएं, आपकी नौकरी को लेकर समस्याएं, घुसपैठियों के कारण जो समस्याएं आ रही है, सांस्कृतिक पहचान को लेकर जो समस्या आ रही है, उनको दूर करने का वादा किया गया, ठीक है। और उसी के तहत बीजेपी पार्टी का उभार हुआ इंडिया में, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया था शुरू में कि आज की तारीख में कोई भी देश प्योरली राइट विंग आइडियोलॉजी से संबंधित नहीं है और कोई भी लेफ्ट विंग से नहीं है। अगर मोदी जी की योजनाएं देखें तो आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना जैसी कई सारी योजनाएं हैं जो कि लेफ्ट विंग से संबंधित है, ठीक है। वही किसान सम्मान योजना, ठीक है। लेकिन कुछ पार्ट जो कि राइट विंग आइडियोलॉजी से संबंधित है, जैसे प्राचीन मूल्यों की बात होती है ना, जैसे कि दयानंद सरस्वती जी ने बोला था वेदों की ओर लौटो, है ना, यानी कि पुराने हमारी आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बात होती है। इसके अलावा गौ रक्षा की बात हो रही है, ये प्राचीन मूल्य है, ठीक है। और ये प्राचीन मूल्य हर देश के अपने अपने होते हैं। अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे हिंदू विचारधारा में कई सारे ऐसे प्राचीन मूल्य हैं जो कि बिल्कुल गुम हो गए थे।
लेकिन राइट विंग आइडियोलॉजी यानी कि जब से 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, तब से ये हमारी सांस्कृतिक पहचान वापस से हमारे सामने आ गई। ठीक है, तो ये सारे वादे किए गए और मैंने बताया था बैकग्राउंड में सारी समस्या देश की चल रही थी। करप्शन की समस्या, सुरक्षा व्यवस्था की समस्या, हमारे देश में कई सारे आतंकवादी हमले हो रहे थे, नौकरियों का समस्या, ऐसी कई सारी समस्याएं चल रही थी और उसको पूरा करने का वादा करके ही बीजेपी पार्टी सत्ता में आई। ठीक है, फिर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में भी सुबियांतो सरकार, ठीक है, ये भी राइट विंग आइडियोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, इनके भी सेम कैरेक्टर है जो कि दूसरी राइट विंग आइडियोलॉजी के होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस में मार्कोस जो अभी प्रेसिडेंट बने, ये राइट विंग आइडियोलॉजी के, और इनके जो पहले जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डुटरेतो, ठीक है, रोड्रिंगो रोड्रिंगो जो कि बराक ओबामा के साथ हॉट टॉक के लिए काफ़ी फेमस भी हुए थे। यहाँ पर एक और खासियत बात है, फिलीपींस में मार्कोस और इनके विपक्ष के जितने नेता है ना, दोनों पार्टियां क्या है वहाँ पर राइट विंग आइडियोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि राइट विंग आइडियोलॉजी एक के बाद एक देशों को प्रभावित करते जा रही है। ठीक है, फिर इसराइल पर आते हैं, तो इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू राइट विंग आइडियोलॉजी से संबंधित है, जो कि फिलीपींस को लेकर मसला हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो, ये सारे मसले इनके किससे जुड़े हुए हैं, राइट विंग आइडियोलॉजी से। ठीक है, तो अगर आप राइट विंग आइडियोलॉजी को के कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो फिर आपको काफ़ी आसान हो जाता है कि विश्व में कहाँ कहाँ राइट विंग आइडियोलॉजी पनप रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, राइट विंग आइडियोलॉजी पनपने का मैंने आपको कारण बताया था, लोग इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास कुछ समस्याएं थी। ठीक है, अब राइट विंग आइडियोलॉजी के ऊपर ये दारोमदार है कि वो सारी समस्याओं को पूरा करे। अगर समस्याएं पूरी नहीं होती है तो फिर 10-15 साल 20 साल बाद हम कोई नया ट्रेंड हमको नज़र आने लगेगा, है ना, क्योंकि लोग पूरा परंपरागत तरीके से जो जो शासन व्यवस्था चल रही थी उससे लोग त्रस्त हुए थे, क्योंकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में वो सक्षम नहीं हो रही थी पुरानी शासन व्यवस्था। तभी लोग राइट विंग यानी कि कुछ नयापन देखने के लिए इनकी तरफ आकर्षित हुए। लेकिन अगर यह भी हमारी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर आप 100% 15-20 साल में फिर कोई नया सिस्टम हमको नया डेवलप होते हुए नज़र आएगा। ठीक है, तो ये था राइट विंग आइडियोलॉजी, और राइट विंग आइडियोलॉजी जो पूरे विश्व में पनप रही है अलग अलग जगह पर, उसका हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अन्य लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आपको किसी अन्य विषय में आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर सुनना है या समझना है, या आपको किसी टॉपिक पर डाउट है, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख के भेजिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।